हेलो प्यारे बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 के दिगंत भाग 2 का ये 7वां चैप्टर, जो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया एक लेख और एक पत्र है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे देश जब इंग्लैंड के हाथों में था, जब हम लोग इंग्लैंड के गुलाम थे, तब हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे जैसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, और भी कई लोग थे जिन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है, इसमें हम भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे। सबसे पहले भगत सिंह की जीवनी देख रहे हैं कि उसमें क्या हम लोगों को पढ़ना है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दे दी गई थी। यानी कि भगत सिंह का फांसी जो है मात्र 23 वर्ष की अवस्था में इनको फांसी दे दिया गया था। इनका जन्म स्थान बंगा चक नंबर 105 गुगैरा ब्रांच, वर्तमान जो लैलपुर पाकिस्तान में चल गया है, खड़कवाला पंजाब में इनकी पैतृक गांव है। माता पिता इनका जो नाम है, माता जी का नाम इनका विद्यावती है और पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह है। परिवार जो इनका था, शुरू से स्टार्टिंग से ही संपूर्ण परिवार जो है स्वाधीनता सेनानी, मतलब इनके पिताजी, इनके दादाजी, ये भी सभी के सभी लोगों ने अपने जितना हो सके उन्होंने देश के लिए अपने जीवन को योगदान दिया था। संपूर्ण परिवार स्वतंत्रता से पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। लाला लाजपत राय जिस समय देश के अगुवाई कर रहे थे, देश की आज़ादी करने के लिए इन्होंने भी ठान रखी थी, उस समय भगत सिंह के पिता और चाचा अजीत सिंह दोनों ने साथ दिया था। अजीत सिंह को मांडले जेल में देश निकाल दिया गया था। इसी के कारण अजीत सिंह को जेल हुई और जब वहाँ पर जेल हुआ तो वहाँ फैसला सुना दिया गया कि आपको इंडिया छोड़ करके जाना पड़ेगा। और वो भगत सिंह के जो चाचा थे अजीत सिंह, उनको देश से निकाल दिया गया। बाद में वो कहा कि अपने देश से निकल करके विदेश में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे। विदेश चले गए, अपने देश से उनको निष्कासित कर दिया गया। छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए और जेल की यातनाओं के कारण 1910 में उनका निधन हो गया। छोटे चाचा थे जिनका नाम था स्वर्ण सिंह। क्वेश्चन में पूछेगा अगर कि भगत सिंह के छोटे चाचा का नाम क्या है, स्वर्ण सिंह। उनको भी क्या कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। बेचारा जेल में गइलन तो उनकर परिस्थिति के सहन ना कर पैलन। बाद में उनकर 1910 में का निधन हो गया, मृत्यु। भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल में रखा गया था, जहां वे 1946 तक रहे। पिता अनेक बार जेल गए। भगत सिंह जब ये काम किए तो इनके परिवार को भी उसका सजा भुगतना पड़ा और उनके भाई जो भी थे जिनका नाम था कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह, उनको भी देवली कैंप के जेल में रखा गया। 1946 तक रहे वो लोग, यानी कि 1931 से लेकर के 1946 तक, मतलब आप देख सकते हैं कि लगभग 15 साल तक उनको जेल में रखा गया था। किनको? भगत सिंह के भाई। पिता तो अनेक बार जेल गए थे। अब इनका शिक्षा के बारे में जानते हैं कि इनका शिक्षा कहाँ हुआ। पहले 4 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा अपने गांव बंगा में, फिर लाहौर के डीएवी स्कूल से वर्ग 9 तक की पढ़ाई की। बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर में, पढ़े। लाहौर में FA किया, BA के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल। BA के जब पढ़ाई पढ़ रहे थे उसी समय असहयोग आंदोलन शुरू हो गया और उसी समय गांधी जी का साथ देने के लिए चल पड़े। उसी समय इन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ दिया। बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 के गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण रहा। यानी कि जब इनका बचपन था तो उस समय करतार सिंह सराभा और 1914 के गदर पार्टी आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण था। सराभा की निर्भीक कुर्बानी का मन पर स्थायी और गहरा असर है। 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र 8 वर्ष थी। एक होता है ना कि कोई बड़े लोगों से हम अपने जीवन की प्रेरणा सीखते हैं, बस वही बात थी। जो सराभा थे, वो सराभा जिस तरह से क्रांतिकारी व्यक्ति थे, उन्हीं के जीवन से ज़्यादा सीखने की कोशिश करते थे भगत सिंह। जब सराभा को फांसी दी गई थी उस समय भगत सिंह की उम्र लगभग 8 वर्ष थी
और 8 वर्ष की उम्र का जो बच्चा था वो भी ठान लिया कि इसी की तरह हमें वीर एक क्रांतिकारी बनना है। मतलब क्रांतिकारी जो है इनके शुरू से ही पारिवारिक खून में ही था। इनके देखिए रहे कि चाचा दादा सब के सब जो स्वाधीनता सेनानी थे, सब के सब एक देश के लिए इन्होंने लड़ा है। वे साराबा का चित्र अपनी जेब में ही रखते थे। हमेशा उस महान व्यक्ति जिससे ज़्यादा प्रेरित थे उसका तस्वीर अपने हमेशा जेब में रखते थे और उसको देख करके उन बातों को सोच करके ये अपना हमेशा जो है उससे प्रेरित होते थे। गतिविधियाँ इनकी क्या है, किस तरह से इनका जीवन जो है चला। 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। जलियांवाला बाग मैदान में गए और वहाँ से मिट्टी उठाया और वहाँ से कसम खाया कि हमें क्रांतिकारी के रफ्तार को तेज करना होगा अपने देश की आज़ादी के लिए। 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग। जब चौरा चौरी कांड हुआ था उस समय जब असहयोग आंदोलन को गांधी जी वापस ले रहे थे तो भगत सिंह को ये अच्छा नहीं लगा। ये नहीं चाहते थे कि असहयोग आंदोलन का हो वापस लिया जाए, ये चाहते थे कि और असहयोग आंदोलन को बढ़ावा दिया जाए। 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रपात में सेवाएं थे। चल गिलन अपन घर द्वार छोड़ 1923 में 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब की में नौजवान भारत सभा का गठन किया। क्वेश्चन में पूछेगा नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था, तो नौजवान भारत सभा का गठन भगत सिंह ने किया था। कब हुआ था, तो 1926 में विभिन्न शहरों में स्थापित की गई। 1928 से 31 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किनके साथ मिलकर के उन्होंने पार्टी का गठन किया। 1928 से 31 तक यानी 3 सालों तक भी उनके साथ रहे। तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का क्रांतिकारी आंदोलन सघन रूप से छेड़ दिया। उसी समय जब इनकी मुलाकात आजाद सिंह के साथ हुआ, चंद्रशेखर आजाद के साथ हुआ, उसी समय क्रांतिकारी आंदोलन जो है बहुत विस्तार रूप से छिड़ गया और कई ऐसे युवा लोग जो है अपना क्रांतिकारी का रूप धारण कर लिया अपने देश को आजाद कराने के लिए। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हुए। क्वेश्चन में पूछेगा कि बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका गया था, तो 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 पहली गिरफ्तारी कब हुई थी, तो अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुई बम विस्फोटक के कारण 1927 में हुई थी। यानी कि इनका सबसे पहला गिरफ्तारी भगत सिंह का 1926 में अक्टूबर के दशहरा मेले में हुए विस्फोट के कारण, जो मई 1927 में फिर वहां से निकल गए। कृतियां पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या हिंदी में 1924 में लिखे थे। विश्व प्रेम कलकत्ता के मतवाला में 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख लिखे थे। युवक मतवाला में 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख। मैं नास्तिक क्यों हूँ 1930-31 में लिखे और यही इनकी जीवन के लास्ट में 1931 में इनको फांसी दे दी गई। अछूत समस्या, विद्यार्थी, राजनीतिक सत्याग्रह, हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांतिकारी का आदर्श आदि अनेक लेख, टिप्पणियां एवं पत्र जो अलग अलग प्रकाशकों द्वारा भगत सिंह के दस्तावेज के रूप में प्रकाशित। यह इनकर कृतियां रहे, ए जगह से पैसा आने के कारण साधन रहे। जो लेख पत्र निबंध और कुछ जो है आप जो भाषा और लिपि में लिखा करते थे वहाँ के कुछ बारे में, वहाँ के विधि व्यवस्था के बारे में लिखा करते, लोग इनको पढ़ते थे। सैदानंद सन्याल की पुस्तक बंदी जीवन और जॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद जेल डायरी भी लिखी और जेल में रहलन तो अपन डायरी भी लिखलन और निबंधित 4 पुस्तकें भगत सिंह के द्वारा लिखी बताई जाती है जो अपर्याय है, अभी उसका कोई पता नहीं। समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास और मौत के दरवाजे पर, ये 4 जो है, लेकिन इसके बारे में अभी स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन माना जाता है यही कि ये चारों की चारों रचनाएं किसने लिखी थी, भगत सिंह, और भगत सिंह ही इसके चारों के रचनाकार। आइए देखते हैं एक लेख और एक पत्र। भगत सिंह के बारे में पूरा दुनिया जो है जानता है। भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन जो है अपने देश के नाम जो है
उजागर, देश के नाम जो उन्होंने अपने जीवन को सौंप दिया। भगत सिंह की हर हम लोग जितने स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं उसमें जब झंडा का हम लोग फहराने का जब उत्सव मनाते हैं तो हर दिन हर साल जितने हम लोगों ने वहाँ पे भगत सिंह के नामों को अपना उजागर करते, क्योंकि उनका नाम हमारे दिलों में बहुत पहले से बसा हुआ है। चलिए देखते हैं, एक लेख और एक पत्र, इसमें 2 सेक्शन होगा। पहले एक लेख पढ़ना होगा, फिर एक पत्र पढ़ना होगा। तो एक लेख पढ़ते हैं, विद्यार्थी और राजनीति। इस बात का बड़ा शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान विद्यार्थी राजनीतिक या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न लें। ये कह रहा है कि बहुत बड़ा शोर सुना जा रहा है इस बात का कि भगत सिंह कह रहे हैं, बड़ा शोर सुना जा रहा है कि जो पढ़ने वाला विद्यार्थी, जो नौजवान है, वो राजनीतिक या पॉलिटिक्स के कामों में हिस्सा न ले। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिला होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वो पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। घोषणा पत्र होता है ना, जब आप कहीं जाते हैं, कोई फॉर्म वगैरह भरवाया जाता है या कोई ऑफिस में काम करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो आपको डिक्लेरेशन साइन करवाया जाता है, जिसे हम लोग घोषणा पत्र कहते हैं। घोषणा पत्र में साइन करवाया जाता है इसलिए कि वहाँ पे कुछ नियम और शर्तें रखी जाती हैं। इसी तरह जब हमें पंजाब में एडमिशन कराने के लिए जाते थे तो हम लोग कॉलेज में घोषणा पत्र साइन करवाया जाता था कि आप लोगों को शिक्षा से सिर्फ मतलब रखना है, राजनीतिक से मतलब नहीं रखना है। आगे हमारे दुर्भाग्य की लोगों की ओर से सुना हुआ मनोहर, जो अब शिक्षा मंत्री स्कूल कॉलेजों के नाम एक सर्कुलर या परिपत्र भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाला पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले। लोगों के द्वारा चुना हुआ एक प्रतिनिधि, जिसे हम लोग शिक्षा मंत्री इसको कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी कॉलेजों में अपने हाथों से पत्र लिख करके भिजवा रहे हैं कि कोई पढ़े वाला विद्यार्थी या पढ़ाने वाला कोई टीचर पॉलिटिक्स में कदम नहीं रखेंगे। कुछ दिनों हुए जब लाहौर में स्टूडेंट यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था, वहां भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। कह रहे कि कुछ दिन जब लाहौर में एक स्टूडेंट यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था, उसमें जब शिक्षक आकर के जब भाषण दिए, जिनका नाम दिया गया है सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा ने भी विद्यार्थियों को अनाउंस किया और उन लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, सिर्फ उन लोगों को पढ़ाई वढ़ाई के लिए बस अपना मन लगाना चाहिए। लेकिन क्या भगत सिंह ये मानते हैं कि अगर विद्यार्थी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेगा तो तमाम देशों को उदाहरण देंगे कि दुनिया में जितने देश अगर आज़ाद हुए हैं, जितने देशों में जो परेशानियां दूर होती हैं, वो विद्यार्थियों के पॉलिटिक्स करने से ही होता है। अगर विद्यार्थी लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएगा तो फिर सरकार अपनी मनमानी हमेशा करने लगेगी। इसलिए हमेशा सोच रहता है विद्यार्थियों का कि जो हमारे देश में जो नेताओं के द्वारा और तमाम सरकारों के द्वारा जो परेशानियां हो रही है, उसको आवाज़ उठाने का काम हमारे नौजवानों का ही होता है, क्योंकि हमारे देश को वैसे भी कहा जाता है नौजवानों का देश, नवयुवक भारत। देखिए, पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। इसका क्या कारण है? क्या पंजाब ने बलिदान कम दिए हैं? कह रहे हैं कि पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा कहा जाता है। क्या मतलब है इसका? क्या पंजाब के लोगों ने बलिदान नहीं दिए हैं? इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल ही बुद्धू हैं। कह रहे हैं कि पंजाब के जो शिक्षा अधिकारी लोग हैं बिल्कुल बुद्धि है, उनका बुद्धू है ना। उनका मानना है कि विद्यार्थी जब पढ़ा लिखा व्यक्ति पॉलिटिक्स में नहीं आएगा तो उन सारे कर्मों को, उन सारे कामों को उजागर कौन करेगा। आज पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पढ़कर इस बात का अच्छी तरह पता चलता है कि इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है और फिजूल होती है और विद्यार्थी युवा जगत अपने देश की बातों में हिस्सा नहीं लेता है। इसका रीजन पढ़ करके मुझे पता चला कि यहाँ की जो हमारी शिक्षा एकदम निकम्मी और फिजूल है। कुछ विद्यार्थी युवा जगत अपने देश की बातों में हिस्सा नहीं लेते हैं, उन्हें इस संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं होता। जब वे पढ़ कर निकलते हैं तब उनमें से कुछ ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे ऐसी कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं ही अफसोस कर बैठ जाने के सिवाय कोई चारा नहीं होता। कह रहा है कि विद्यार्थी का ठीक है, सबसे पहला उद्देश्य है पढ़ाई करना, वो पढ़ाई करेगा, लेकिन पढ़ाई के अलावा अपने देश और अपने समाज के लोगों के बारे में भी सोचना क्या है, काम। और ये काम तभी हो सकता है जब आप पॉलिटिक्स में रुचि रखें।
जिन नौजवानों को कल देश की भागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज की अक्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। अरे जो यही नौजवान कल देश को संभालेगा, और आप कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना है। जब उसको खाली किताबी ज्ञान रहेगा, अपने विषयों का ज्ञान रहेगा, तो फिर समाज की सेवा का ज्ञान उसको खाक रहेगा। इसलिए यहाँ पर भगत सिंह के द्वारा जो है सभी तमाम बोलने वाले राजनीतिक पर, विद्यार्थियों को राजनीतिक में हिस्सा न लेने वाले जितने बोलने वाले जो कवि हैं, जितने बोलने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को एक लेख के माध्यम से संदेश देते हैं कि जरा इस पर आप लोग विचार कीजिए। इससे जो परिणाम निकलेगा वो हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। या मानते हैं कि विद्यार्थी का मुख्य काम पढ़ाई करना है, ठीक है, भगत सिंह कहते हैं हाँ मानते हैं, ये बात सच है कि विद्यार्थी का मुख्य काम क्या है, लेकिन पढ़ाई के अलावा अपने सभ्यता, अपने सांस्कृतिक और अपने समाज और अपने देश के प्रति कुछ करने के लिए और कुछ उसके बारे में जानने के लिए भी उन लोगों के अंदर ज्ञान होना क्या है, आवश्यक है। देखते हैं कोई बच्चा जो है पढ़ लेता, ठीक है, उसको पढ़ाई का ज्ञान होता है, लेकिन संस्कृति रहन सहन का ज्ञान ही नहीं होता। तो इस चीज़ों को हम लोग को देखना होता है ना। उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए, लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उसके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं भगत सिंह, क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन लोगों से कि क्या इन परिस्थितियों में देश का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना शिक्षा में शामिल नहीं है। अरे जिस समय आज हमारा देश इंग्लैंड के हाथों में, हम लोग गुलाम है, ठीक है, अगर हम स्वतंत्र देश हमारा होता तो शायद अब तक छात्रों को पॉलिटिक्स में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आज जिस तरह से हमारा जो देश है, आज जो इंग्लैंड के हाथों में, जिस समय ये लेख लिखा गया उस समय की बात हो रही है, जिस समय ये लेख लिखा गया तो उस समय भगत सिंह कह कि आज हमारा देश जो है अंग्रेजों के हाथों में, अंग्रेजों के हम गुलाम है, और इस समय हम लोग को राजनीतिक नहीं करें तो हम लोग का देश कैसे आजाद, हम लोग कैसे स्वतंत्र हो पाएंगे। यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए ही हासिल की जाए। भगत सिंह कहते हैं कि अगर ऐसा लोगों के मन में नहीं आएगा तो हम उस शिक्षा को निकम्मी समझते हैं जो खाली नौकरी के लिए पढ़ा जाए और कोई बेसिक ज्ञान, बस ज्योग्राफी फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ लिए, नौकरी लग गया, उतना ही का ज्ञान है, बाकी पता नहीं है कि दुनिया जहान क्या होता है। तो भगत सिंह कहते हैं कि वैसे शिक्षा को भी हम निकम्मी मानते हैं। ऐसे शिक्षा की जरूरत ही क्या है। कुछ ज्यादा चालाक आदमी यह कहते हैं कि काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा न लो। कोई तो चालाक आदमी ये कहता है कि पॉलिटिक्स की तरह सोचो, पॉलिटिक्स की तरह पढ़ो, लेकिन पॉलिटिक्स में हिस्सा मत लो। लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा न लो, तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फायदेमंद साबित होगे, तुम्हारे अंदर अधिक से अधिक ज्ञान आएंगे, अधिक के अधिक योग्य बनोगे तो तुम्हारे फायदेमंद होगा, लेकिन तुम पॉलिटिक्स में ना पढ़ो। बात बड़ी सुंदर लगती है इस तरह की सुनने में। क्या कह रहा है भगत सिंह, कह रहे हैं कि बात बड़ी सुंदर लगती है इस तरह की सुनने में, लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं, हम इसे भी हटाते हैं। हटाओ, जब तुम कह रहे हो कि पॉलिटिक्स की तरह पढ़ो, पॉलिटिक्स की तरह सोचो जरूर, लेकिन उसमें हिस्सा ना लो, ऐसे भी बातों को हम यहाँ से हटाते हैं। इसका क्या मतलब है जी, जो हम काम करें उसका फल ना मिले, अच्छा लगेगा वो काम करने में, लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं क्योंकि यह सिर्फ ऊपरी बात है, ऊपरी हवा उड़ाने वाली बात है। हटाओ इसको बेटा। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि एक विद्यार्थी एक पुस्तक अपील टू द यंग, प्रिंस क्रोप्टिकन का एक लेखक है, रूसियन लेखक है। प्रिंस क्रोप्टिकन एक रूसियन लेखक है। एक विद्यार्थी जो था प्रिंस क्रोप्टिकन के पुस्तक का नाम है अपील टू द यंग, ऐसे लेकर के पढ़ रहा था और इसी पुस्तक को पढ़ रहा था और एक प्रोफेसर साहब कहने लगे ये कौन सी पुस्तक है। एक प्रोफेसर साहब आए और कह रहे ये कौन सा पुस्तक है जी, और यह तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है। देखिए एक रूसियन कवि का नाम वो कहते हैं कि तब बंगाली कवि के नाम जाना पड़ता है, मतलब वो पढ़ लिख के खाली नौकरी कहिए उनका और कोनो ज्ञान नहीं। मतलब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं भगत सिंह कि देखिए ना, आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं इसी तरह क्लर्की का, जो पढ़ लिख के प्रोफेसर बन गया लेकिन उसको कोई राजनीतिक और पॉलिटिक्स ज्ञान नहीं। लड़का बोला, बड़ा प्रिंस क्रोप्टिकन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है और यह तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है। तब उसने लड़का ने जवाब किया कि लड़का बोल पड़ा प्रिंस क्रोप्टिकन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे, इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बड़ा जरूरी था। ले तेरी प्रोफेसर के लजवाब लगता है, जीवन जिला से कोनो फायदा बा। कहता है प्रोफेसर साहब ई प्रिंस
जो क्रॉप्टिकन है ये कोई बंगाली लेखक नहीं है, ये बहुत बड़े का है अर्थशास्त्री है, अर्थशास्त्र के ज्ञाता है, और इनका नाम हर एक प्रोफेसर के दिमाग में होना क्या है, जरूरी है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे, इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बड़ा जरूरी। प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का भी हंस पड़ा, सब लड़का प्रोफेसर साहब के पत्ते लेंगे जा। और उसने फिर कहा कि ये बंगाली नहीं, ये रूसी सजन थे। क्वेश्चन में पूछेगा कि प्रिंस क्रॉप्टिकन कहाँ के सजन थे, तो रूसी सजन थे। प्रिंस क्रॉप्टिकन कौन थे, तो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। और दूसरा चीज कि वो लड़का जो है कौन सा किताब पढ़ रहा था, अपील टू द यंग। अपील टू द यंग किसकी लेखनी है, द प्रिंस क्रॉप्टिकन। क्रॉप्टिकन बड़ा एक नेम से ही लग रहा है कि वो बंगाली तो नहीं होगा, बस रूसी कर टूट पड़ा। वो तरह से प्रोफेसर साहब का किए, खिसिया गए। प्रोफेसर ने कहा तुम बोल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिकल पुस्तकें पढ़ते हो। वो कह रहे तुम बोल्शेविक हो, तुम क्रांतिकारी हो क्या, तुम क्रांतिकारी पुस्तक पढ़ रहे हो। खिसिया गए कौन, प्रोफेसर साहब। एकरा पे उस लड़कवा पे अब मेरा मजाक में भाई एकरे पर दूसरा निकालेगा, हमारी तो निकाले कि नहीं। देखिए आप प्रोफेसर की योग्यता भगत सिंह करेंगे, देखा प्रोफेसर की योग्यता इसने कहा था नहीं कैसा शिक्षा निकम्मी शिक्षा है। प्रोफेसर साहब प्रोफेसर है उस कॉलेज के, उनको ज्ञान है, लेकिन एगो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के इनकर नाम नहीं खेल पाता, तो उस मजाक उड़ा दिया। अब उन बेचारे विद्यार्थियों को उनसे क्या सीखना है, ऐसी स्थिति में नौजवान क्या सीख सकते हैं। भगत सिंह करेगा बताओ, जो ना प्रोफेसर के मालूम लिखे कुछ वो प्रोफेसर से लेकर सबका सीखे। दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना तो हुई व्यवहारिक राजनीति। अरे महात्मा गांधी का भाषण सुन रहे, जवाहरलाल नेहरू के भाषण सुन रहे, सुभाष चंद्र बोस के सुन रहे, ये भी तो एक व्यवहारिक राजनीति की है ना। पर कमीशन या वायसराय का स्वागत करना क्या हुआ। कह चलिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का तो एक व्यवहारिक राजनीति पर, लेकिन जो कमीशन है, जो वायसराय हैं, उनका तो स्वागत करना भी तो राजनीति के ना हुआ। ये भी तो एक राजनीति के से ही डिपेंड करते हैं, व्यक्त करते हैं, आते हैं, उसी रास्ते से तो ये भी आते हैं, उसी चीजों से तो वो बिलोंग्स करते हैं। क्या वह पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं है। सरकारों और देश के प्रबंधन से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के मैदान में ही गिनी जाएगी। जो फिर यह अभी पॉलिटिक्स हुई कि नहीं, करेंगे सरकार से कोनो विचार, अपन मांग, रहन सहन, समाज, ये सब कौन में आई, पॉलिटिक्स की ही श्रेणी में। और एक बारे में सोचन का गलत बा विद्यार्थी के। कहा जाएगा कि इससे सरकार खुश होती है और दूसरी से नाराज। फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराजगी का ही हुआ। क्या विद्यार्थी को जन्मते की खुशमाद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। हम जो समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू नहीं, पशु है, पेट के गुलाम है, तो हम किस तरह कहें कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़े। अरे हमारा देश गुलाम है, विदेशी डाकू हिंदुस्तान में जो है पशु है और पेट के जो गुलाम है वो क्या करें। आज के आज हम लोग विदेशी डाकू नहीं है, पशु है, पेट के गुलाम है। ये पहले था जब हम लोग का देश क्या था, गुलाम। आज हम लोग आजाद हैं, तो हम किस तरह कहें कि विद्यार्थी का वफादारी का पाठ पढ़े। सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे। यानी कि भगत सिंह कहते हैं कि आज हमें ऐसे नौजवानों की सख्त आवश्यकता है, देश सेवकों की जो देश की सेवा करे पूरे तन मन से, और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी के लिए न्यौछावर कर दे। जैसे पागल किसी काम के लिए अपना पूरा के पूरा जिंदगी एकदम करने के लिए क्या रहता आगे रहता है, उसी तरह से ये भी कहते हैं कि उसको क्या कर दे, अपना पूरा न्यौछावर कर दे। लेकिन क्या बूढ़ों में ऐसे ही आदमी मिल सकेंगे। पूछ रहा है क्या ऐसी ताकत बूढ़ों में मिल सकती है। क्या परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे सियाने लोगों में ऐसे लोग निकल सकेंगे। यह तो वही नौजवान निकल सकते हैं जिन्हें जंजालों में न फंसे हो, और जंजालों में पढ़ने से पहले विद्यार्थी या नौजवान तभी सोच सकता है यदि उन्होंने कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया।
अब बताइए, देश के लिए इतना एनर्जी, जिनका शादी विवाह हो गया है, जो बूढ़े लोग हैं, उतना नहीं रहेगा क्योंकि उनके पीछे एक परिवार है। भगत सिंह कहते हैं कि देश के लिए एकदम पूरे के पूरे अपना जीवन न्यौछावर नहीं कर सकता है जो अविवाहित हो, नौजवान हो, और वो भी उसके बारे में कुछ राजनीतिक ज्ञान हो, तभी तो आगे बढ़ेगा वो देश के लिए। फिर कहते हैं कि सिर्फ गणित और ज्योग्राफी का ही परीक्षा में पर्चों के लिए खोटा ना लगाया हो, यानी कि खाली वो आपने इतने पर पढ़ा ना हो जितना उसका सब्जेक्ट, बल्कि कुछ और अतिरिक्त राजनीति के बारे में पढ़ा, वही लोग देश में आकर के एक बड़े क्रांतिकारी के रूप में, देश सेवक के रूप में इस देश की सहायता कर सकता है। क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी? जब फर्स्ट वर्ल्ड वार की तैयारी हो रही थी, उस समय इंग्लैंड के तमाम नौजवानों ने अपना पढ़ाई छोड़ करके इंग्लैंड के क्या किया? साथ दिया। क्या वो पॉलिटिक्स नहीं थी? क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भगत सिंह किससे? उन तमाम लोगों से जो लोग ये कहते फिरते थे कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहिए। तब हमारे उपदेशक कहाँ थे? तो अब जो बड़ा बड़ा उपदेश दे रहे हैं आप लोग कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स नहीं जाना चाहिए, तब आप लोग कहाँ थे? उस समय आप लोग को उपदेश देना चाहिए था। उस समय आपको उपदेश देना चाहिए था कि क्या उस समय आप बोले होते, अरे इंग्लैंड के विद्यार्थी को क्यों जर्मनी के युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है वहां पे, ये तो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए छात्रों को। तो हमारे उपदेशक कहाँ थे जो उनसे कहते जाओ जाकर शिक्षा हासिल करो? आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह में बारदोली वालों की सहायता कर रहे हैं, क्या वे ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे? उस समय जिस समय लिखे तो उस समय बताए थे कि आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह में बारदोली वालों की सहायता कर रहे हैं, सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था ना, महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी, दांडी मार्च सुने पड़ा जा, वही तरह के रहे सत्याग्रह बारदोली में जो शुरू हुआ था, उसमें बहुत से विद्यार्थियों ने उनका साथ दिया था। सभी देशों को आज़ाद करवाने वाले वहाँ के विद्यार्थी नौजवान ही हुआ करते हैं। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? नौजवान 1919 में विद्यार्थी पर किए गए अत्याचार भूल नहीं सकते। कह रहा है कि नौजवान 1919 में जो विद्यार्थी पर अत्याचार उसको भूल नहीं सकते हैं। वे भी समझते हैं कि उन्हें एक भारी क्रांति की जरूरत है। सारे नौजवान भारत की ये सोच रहे हैं कि हमें एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी की क्या है? आवश्यकता है। वे पढ़ें, जरूर पढ़ें। देखिए भगत सिंह फिर बातें कर रहे हैं कि आप पढ़िए, जरूर पढ़िए। सबसे पहले आपको प्राथमिकता देनी है अपनी पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई के बाद जिस तरह से आप व्हाट्सएप फेसबुक इस समय में जो चलाते हैं, अपना समय उस पर बिताते हैं, उस समय भगत सिंह का कहना यही था कि आप पढ़िए, जरूर पढ़िए, लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा आप पॉलिटिक्स में भी ज्ञान रखिए। ये कह रहा था जरूर पढ़ें, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें, और तब जरूरत हो, जब जरूरत हो तो मैदान में पॉलिटिक्स का ज्ञान रखिए, और जैसे ही आपकी आवश्यकता पड़े अपने देश के लिए तो आप तुरंत मैदान में कूद पड़िए और अपना जीवन उस काम में लगा दें, अपने प्राणों का इसी में उत्सर्ग कर दें, वरन बचने का कोई उपाय नजर नहीं आता। कह रहा है अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो वरना कोनो बच्चे के उपाय नजर ना आई, सब कोई के मर जाएगा। यही तरह से कष्ट जीवन सहते सहते और इंग्लैंड की गुलामी में। ये था जो राजनीतिक के ऊपर इन्होंने कुछ अपना विचार प्रकट किया है। भगत सिंह के इस विद्यार्थी और राजनीति के बारे में जो चीजें लिखी गई थी वो बिल्कुल सही है। हमारा अगर देश किसी कष्टदायक पीढ़ी में है तो हमें अपने देश को उससे निकालने के लिए हमेशा हमें नौजवान छात्रों को आगे बढ़ना जरूरी है। छात्रों की पढ़ाई सबसे पहली प्राथमिकता है, उसके बाद अगर पॉलिटिक्स में भी थोड़ा बहुत रुचि रखना आवश्यक है। दूसरा भाग जो इस चैप्टर का है, भगत सिंह सुखदेव के नाम एक पत्र लिख रहे हैं। तो सुखदेव के नाम पत्र उन्होंने क्या लिखा है इसमें आप देखिए। आप अगर आपके पास पुस्तक हो तो पुस्तक निकाल लीजिए, अगर नहीं भी है तो आप ध्यान से कहानी को सुनते रहें। इसका ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर तभी हो पाएगा अच्छे से जब आप इस कहानी को अच्छे से समझेंगे। यह चैप्टर एक निबंध है जो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन में पूछेगा अगर कि एक लेख और एक पत्र क्या है, तो निबंध है जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। चलिए सुखदेव के नाम हम लोग पत्र पढ़ते हैं। क्या सुखदेव के नाम पत्र लिखी गई थी? प्रिय भाई,
मैंने आपके पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा। चलिए स्टार्ट हो गया। भगत सिंह बोलना यानी कि लिखना शुरू कर दिए। मैं अनुभव करता हूं कि बदली हुई परिस्थितियों ने हम पर अलग अलग प्रभाव डाला है। जिन बातों से जेल के बाहर घृणा करते थे वे आपके लिए अब अनिवार्य हो चुकी है। यानी कि इसमें क्या कहा गया, इसका हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। भगत सिंह कई बार जो सुखदेव थे भगत सिंह को पत्र लिखे थे और उसमें बार बार आत्महत्याएं की बात की थी। इन लोगों को ट्रेन डकैती कांड और असेंबली में बम फेंकने के कारण जेल जो हुआ था उसमें फांसी की सजा सुनाई जाना तय थी, लेकिन वहां जो प्रताड़ित किया जा रहा था सुखदेव को और भगत सिंह को, तो सुखदेव उससे काफी जो है परेशान हो गए थे। अब उनके मन में आत्महत्या का उपाय सूझने लगा। जब ऐसी बार बार उनके पत्रों में मिला तो भगत सिंह इसका जवाब देते हुए उनको समझाते हुए क्या अपने पत्र में डिस्कस किए हैं। कह रहे हैं कि आपको जिस समय हम लोग बाहर थे, जेल के बाहर थे, उस समय जब आत्महत्याएं की हम लोग बात करते थे तो आप इस पे भड़क उठते थे, लेकिन आज आपके लिए इतना अनिवार्य क्यों हो गया है। तो इस पत्र के माध्यम से पता चलेगा उन कहानियों के बारे में कि कैसे सुखदेव जो थे इस बात पर क्यों राजी होते थे, क्या इसका कारण था। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तब तो पूरा जो है कहानी का पता चल पाएगा। इसी प्रकार मैं जेल से बाहर जिन बातों का विशेष रूप से समर्थन करता था वे अब मेरे लिए विशेष महत्व नहीं रखती। मैंने जेल के बाहर बहुत कुछ करता था, लेकिन अब जेल के अंदर जो है इस बातों पर हम विशेष महत्व नहीं रखते हैं। उदाहरण, मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था। कहीं चलिए आपको उदाहरण देकर समझाते हैं। आपको पता होगा कि मैं व्यक्तिगत प्रेम में विशेष रूप से मानने वाला था, परंतु अब इस भावना का मेरे हृदय एवं मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं रहा। लेकिन क्या करें, अब जेल के अंदर आ गए, अब इस तरह की भावना हम अपने ना तो दिल पे लाते हैं ना अपनी मस्तिष्क पर लाते हैं, ना दिल और दिमाग दोनों पे नहीं लाते हैं, कोई विशेष स्थान नहीं रहा। बाहर आप इसके कड़े विरोधी थे। अरे आप तो आत्महत्या वाली बात को सुन करके ही इतने आप भड़क उठते थे, और आज आप अपने अंदर ऐसा विचार ला रहे हैं, अरे क्या हो गया। यानी कि कह रहे हैं भगत सिंह कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। किसको? सुखदेव को। करेगा ये सुखदेव भाई अब क्या हो गए, आप इतने बड़े मतलब एक विचारक थे जो हम लोगों को समझाया करते थे, और आज आप पत्र में बार बार अपना आत्महत्या वाली बातें लिख रहे हैं। ये बड़ा अजीब लग रहा है। परंतु इस संबंध में अब आपके विचारों में भारी परिवर्तन एवं क्रांति आ चुकी है। आप इसे मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं, और सहानुभूति से आपको एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ है। करें आपके विचार इतने क्यों परिवर्तन हो गए? आपके विचार में परिवर्तन और क्रांति आ चुकी है। आपको याद होगा कि एक दिन मैंने आत्महत्या के विषय में आपसे चर्चा की थी। आगे ना बात, यही ना बातें थी। भगत सिंह कह रहे हैं कि आपको याद होगा भाई सुखदेव कि एक दिन हम लोग जब जेल के बाहर थे तो मैंने आत्महत्या की बात कही थी। तब मैंने आपको बताया था कई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकती है, परंतु आपने मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया था। आप वो दिन कैसे भूल गए जब मैंने ये बातें कही थी कि कई जगहों पर कई परिस्थितियों में आत्महत्याएं उचित हो सकती है, लेकिन इस बात पे आप भड़क उठे थे, इसका विरोध आप कर रहे थे, और आज अपने हाथों से अपने पत्र के माध्यम से ये कह रहे हैं कि आज मुझे आत्महत्या करनी। उसी के बातों पर, उसी के जवाब पर भगत सिंह ने इतना जबरदस्त पत्र लिखा है सुखदेव को समझाते हुए। करे भाई सुखदेव ऐसा मत कीजिए, ऐसा विचार भी मत लाइए अपने दिमागों में। आज हम लोग इतने बड़े बड़े संगठनों को एक करके इस मुकाम पे पहुंचे, अगर आज हम लोग मर भी जाए ना तो हमारी शहादत बेकार नहीं जाएगी। किसको समझा रहे हैं? सुखदेव को। देखिए और आगे क्या कह रहे हैं पत्र में। हमारी यह बात सरसाई कुटिया में शाम के समय कहते बहुत अच्छे से मुझे याद है, मुझे इस चर्चा का समय और स्थान भली प्रकार याद है बहुत अच्छे से, कि हमारी यह बात सरसाई कुटिया में शाम के समय हुई थी। आपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था कि इस प्रकार की कायरता का कार्य भी अभी उचित नहीं माना जा सकता। अरे इस प्रकार की कायरता की बात कभी उचित नहीं मानी जा सकती। आप आत्महत्या को कायरता कहे थे, और आज आप खुद ऐसे विचार अपने मन में ला रहे हैं। आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य भयानक और घृणित है। क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि आत्महत्या वाली बात भयानक और घृणित के रूप में किसने कहा था? सुखदेव।
परंतु इस विषय पर भी मैं देखता हूं कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है। अब आप उससे कुछ अवस्थाओं में न केवल उचित वरन अनिवार्य एवं आवश्यक अनुभव करते हैं। मेरी इस विषय में अब वही राय है जो पहले आपकी थी, अर्थात आत्महत्या एक घृणित अपराध है। कह रहे कि जौन आप पहले थे ना, अब हम जेल में आकर ही सोचते हैं कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है। मतलब मेरा विचार बदल गया आपकी बातों को सुन करके, और आप अपने ही विचार को ऐसा समझ रहे हैं। आप इतने आत्महत्या के विरोधी थे, इतना कुछ हम लोगों को सिखाते थे, अगर आत्महत्या कभी नहीं कर सकते हम लोग, ये हमारे लिए एक कायरता वाली काम है। और आप ऐसे विचार अपने मन में ला कैसे रहे, वही तो हम सोच रहे हैं कि आप कैसे ला रहे ऐसे विचार। जिन विचारों पर आप किसी का विरोध किया करते थे, आज वैसे विचार आपके मन में आए कैसे? यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। क्रांतिकारी का तो कहना ही क्या, कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य उचित न ठहरा सकता। कह रहे हम लोग तो क्रांतिकारी है, अगर हम लोग आत्महत्या की बात करें तो क्या, लेकिन जो एक सामान्य व्यक्ति भी अगर इसका आवाज उठाए, आत्महत्या के बारे में सोचे, तो भी एक कायरता का ही कार्य। आत्महत्या कभी भी उचित नहीं होता है। आप कहते हैं कि आप कहते हैं कि आप नहीं समझ सके कि केवल कष्ट सहन करने से आप अपने देश की सेवा किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। कह रहे कि ठीक है, जेलों में हम लोग गए, आज कष्ट सह रहे हैं, लेकिन इस कष्ट सहन का क्या प्रभाव हमारे देश पे पड़ेगा, आप इसके बारे में सोचिए। हम लोगों ने अपने पीछे इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी लोगों का संगठन बना दिया है कि अगर हम लोग न भी रहे तो इस देश को आजाद होने से कोई रोक नहीं सकता। इतने नौजवान क्रांतिकारी जो लोगों का संगठन बन चुका था कि उसमें अगर इन लोगों के मरने के बाद भगत सिंह को ये अफसोस नहीं था कि हम जेल में, इनको पता था, अपने भविष्यवाणी कर चुके थे। इसका जब पूरा पीछे जो चैप्टर जो लिखा गया उसमें अगर पूरा पढ़िएगा तो लिखा गया भगत सिंह को ये पहले बातें थी कि हमारी उम्र कम, हमारी जो मौत है वो कम उम्र में हो जाएगी। आप जैसे व्यक्ति की ओर से ऐसा प्रश्न करना बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि नौजवान भारत सभा के ध्येय सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना, जो हमने सोच समझकर कितना प्यार किया था। मैं यह समझता हूं कि अपने अधिक से अधिक संभव सेवा की। अब वह समय है कि जो कुछ आपने किया, जो कुछ आपने किया उसके लिए कष्ट उठाया। अरे हमको पता है भाई सुखदेव, आपने इस देश के लिए इतना कुछ किए हैं कि हम बता नहीं सकते, लेकिन आज जितना कुछ किए हैं ना, वो कर कष्ट उठाने के समय आ गए। और आज अगर आप हार जाइएगा ना, तो जेल के अंदर आपको बहुत से बुरा भला कह करके आपकी बातों को दबा दिया जाएगा, आपका क्रांतिकारी बनने का कोई भी काम पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इन कष्टों को सहन करिएगा तो आपके जीवन भले ही खत्म हो जाए, लेकिन आपका नाम लोगों के दिलों में से खत्म नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि यही वो अवसर है जब आपको सारी जनता का नेतृत्व करना है। मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। जैसे ही हमने लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब होता है जहाँ पे विधायिका, सुने ना, विधायिका हमारे जो देश को 3 भागों में बांटा जाता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में जो बम फेंकने का कार्य किया था, कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती है। कोई भी कार्य करेंगे तो कर फल फिर मिले के बारी है ना, तो कार्य के तरह बढ़िया काम थोड़ी ना के लिए मैं जाए हमने की आरती उतरिए सब बोलो बियाह शादी में बन जाए। अरे इतना बहुत एक क्रांतिकारी काम करके आए हैं तो थोड़ा सा कष्ट तो सहना पड़ेगा। और ये कष्ट पीछे जितने काम किए हैं ना देश के लिए, उसके लिए करना पड़ेगा, उसके लिए सहन करना पड़ेगा। और आज अगर आप आत्महत्या कर लीजिएगा तो अंग्रेज के कई जो लोग हैं और भारत के लोग भी आपको कायरता कर करके आपकी बातों को दबा देंगे। लेकिन अगर आप कष्ट सहन करिएगा और कष्ट से अगर आपको फांसी भी दे दी जाएगी तो लोग आपके हमेशा जीवनी को याद करेंगे। देखिए फिर क्या कह रहा है कि क्या आपको यह विचार है कि यदि हमने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया होता तो हमारा यह कार्य उचित होता? करेंगे छोटे मोटे काम हम लोग नहीं किए हैं कि कहेंगे इंग्लैंड चाचा प्लीज छोड़ दीजिए तो लोग छोड़ देगा, जी नहीं, वो लोग कभी नहीं इस बात पर मानता, वो कभी नहीं हम लोग छोड़ता, नहीं इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा होता। अब हम अपने लक्ष्य में पूर्णतः सफल हुए हैं। बंदी होने के समय हमारी संस्था के राजनीतिक बंदियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। करेगा आपको पता होगा कि जब हम लोग बंदी होने के समय हमारी संस्था के राजनीतिक जो बंदी थे उनका दशा कितना दयनीय था। हमने उसे सुधारने का प्रयास आरंभ कर दिया। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूं कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे। आगे ना बात,
भगत सिंह कह रहे हमको तो बहुत पहले से विश्वास था कि हम बहुत कम उम्र में ही मर जाएंगे, हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने का न तो ज्ञान ही था और न हमें यह विचार सोचता है। मतलब उनको पता था कि हम बहुत कम उम्र में क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। क्या आपको यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? लेकिन ये कभी मत सोचिए कि हम आत्महत्या करना चाहते थे, जी नहीं, हमें कम उम्र में मरना था लेकिन अपने देश के लिए कुछ करें। नहीं, प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं कहा जा सकती। हमारे मित्र श्री यतीन्द्रनाथ दास की मृत्यु को स्त्री श्रेणी, क्या आप इसे आत्महत्या कहेंगे? हमारा कष्ट सहन करना फलीभूति होता है। समस्त देश में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया है। हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। कार्य जो हम लोगों ने संगठन बनाया था, आज ये जो संगठन है इतना एक बड़ा रूप ले लिया है कि आज ये संगठन अगर हम ना भी रहे तो हमारे देश की आजादी दिलाने में क्या होगा, सफल होगा। यानी मतलब कि हम लोगों ने जो क्रांतिकारी एक संगठन बनाया है, जो हमारे नौजवान भारतों का जो हम लोगों ने समूह बनाया है, वो हमारे मृत्यु से और हताश नहीं होंगे, बल्कि और हमारे मृत्यु से वो लोग प्रेरित होंगे और एक आग की तरह, एक बम की तरह वो लोग फूटेंगे और चलेंगे। और फिर देखिए कि हमारी जो ये शहादत है वो कभी बेकार नहीं जाएगी। यानी कि वो बार बार समझा रहे हैं, सुखदेव को एक पत्र के माध्यम से समझा रहे हैं कि आत्महत्या की विचार तो दूर, आत्महत्या करने की तो दूर, आत्महत्या की विचार भी तुम अपने दिमाग में मत लाओ मेरे भाई। और उसको बार बार समझा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका दूसरा भाग देखेंगे कि भगत सिंह जो है सुखदेव को क्या पत्र में और कुछ कहे हैं, वो आपको पता चलेगा। कहानी के अंत तक अगर आप रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इसका इंतजार कीजिए। कल आपका नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा। इसका क्वेश्चन आंसर भी बहुत जल्द हम लोग लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही।